नमस्कार दोस्तों। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन जो है वो होने वाला है और उसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो जनपद गौतम बुद्ध नगर की आधारशिला 1997 में रखी गई और उस समय मुख्यमंत्री मायावती थी। मायावती को हिंदुस्तान की राजनीति में अपने एक अलग व्यक्तित्व और अलग अपने रौब के लिए जाना जाता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जेवर पहुंचने के लिए यहाँ के जिलाधिकारी 3 प्रदेश पार करते थे। और यदि बात करें हम तो नोएडा से चल के, उत्तर प्रदेश से चल के दिल्ली में बदरपुर के रास्ते हरियाणा के पलवल पहुंचा जाता था और पलवल से फिर झुप्पा के रास्ते जो है वो जेवर पहुंचते थे। उस समय तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लग जाते थे। और अगर एक दूसरा रूट अगर देखें जेवर के लिए तो ये 2002 तक ऐसा रास्ता था कि यहाँ से दादरी से सिकंदराबाद और सिकंदराबाद से उसके बाद फिर वैर होकर ककोट, झाझर और जेवर पहुंचा जाता था। लेकिन आज जेवर हिंदुस्तान के मानचित्र पर अपना एक अलग रुतबा और रुआब बना चुका है। जब भी कोई शहर बसता है तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं, उसके कुछ जो है पॉजिटिव और नेगेटिव 2 चीज़ें होती हैं। यहाँ बहुत सारे जिलाधिकारी रहे 1997 के बाद। तमाम जिलाधिकारी जो थे, क्योंकि ज़मीन किसानों से लेना, भट्टा पार्सल जैसे मामले भी यहाँ पे हुए, क्योंकि किसान ज़मीन देना नहीं चाहते थे, सरकार ज़मीन लेना चाहती थी और संघर्ष हुआ। और संघर्ष में तत्कालीन जिलाधिकारी को गोली तक लग गई। वो संघर्ष हुआ, मायावती की सरकार थी। उसके बाद शशांक शेखर पहुँचे। उन जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को कवर करने के लिए भी हम लोग मौके पर गए और देश के बड़े नेता जो थे उस समय इसको हवा देना चाहते थे। लेकिन मायावती ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कठोर निर्णय लिए और किसी को महामाया फ्लाईओवर से आगे एंट्री नहीं करने दी। लेकिन उस समय राहुल गांधी की आप देखते हैं कि राहुल गांधी पलवल के रास्ते, क्योंकि हरियाणा में सरकार थी, और पलवल के रास्ते वो एंटर कर गए और पहुंच गए थे भट्टा पारसौल। लेकिन वो घटना जो है वो इतिहास के पन्नों में याद रखी जाएगी। लेकिन इन चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये एयरपोर्ट जो बन रहा है, इस एयरपोर्ट के बनने के बाद इस क्षेत्र में किस तरीके से विकास होगा, किस तरीके से इसका डेवलपमेंट किया जाएगा, आसपास क्या स्थितियां रहेंगी, रोजगार के क्या संसाधन बनेंगे, जो कंपनियां आ रही हैं उन कंपनियों को स्थापित होने में, जब भी कोई शहर स्थापित होता है तो निश्चित तौर पर कंक्रीट का जंगल एक बनेगा। वहाँ पे किस तरीके से चीज़ों को बेहतर किया जाएगा। इस समय वहाँ पे जो भूमाफिया हैं वो ज़मीन लेकर, जो सरकार के नियम हैं उन नियमों की अनदेखी करके कॉलोनियाँ बसा दी गई हैं। अभी वहाँ पे तोड़-फोड़ होनी है, राजनीतिक जो दबाव हैं उनकी वजह से शायद वो रुके हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पे वहाँ पे बड़ी कार्रवाइयाँ होंगी। फिर उसके बाद समझौते भी होंगे, समझौते के आधार पे कुछ कॉलोनियों को छोड़ा जाएगा, कुछ कॉलोनियों को गिराया जाएगा। तमाम जो प्रयास हैं इनसे कहीं ना कहीं जूझना पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि यदि मायावती नोएडा से ग्रेटर नोएडा का एक्सप्रेसवे नहीं बनाती और वो सरकार आगरा तक का एक्सप्रेसवे नहीं बनाती तो मुझे लगता है कि जेवर आज भी पीहड़ होता। इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और आने वाले समय में जो डेवलपमेंट होगी, जो विकास होंगे, लोगों को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोगों को ज़मीन एक ऐसी चीज़ है, फर्टिलाइज ज़मीन जो है उस पर जो शहर बसाए जा रहे हैं, उन शहरों को बसाने के पीछे मकसद क्या है? क्योंकि फर्टिलाइज ज़मीन जो है वो चाहिए। अगर अन्न नहीं होगा तो खाओगे क्या? इसी बीच में अभी मुझे अहमदाबाद जाने का मौका मिला। अहमदाबाद में एक शहर बसाया जा रहा है, धोलेरा। ये तकरीबन अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक, हमारे यहाँ के जैसे तहसील होती है उस तरीके से वहाँ तालुका बोलते हैं, उसके 21 गांवों का अधिग्रहण जो है वो किया गया है। एसआईआर वहाँ पर बनाया गया है। स्पेशल इकोनॉमिक रीजन जो है, इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हब वहाँ पे बन रहा है। और टाटा का जो सेमीकंडक्टर का जो प्लांट है 750 एकड़ का, वो वहाँ पे बसाया जा रहा है। उसके अलावा
रेनीवे एक कंपनी है, उसके अभी फ़िलहाल लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वो शहर बस रहा है, मतलब वहाँ पे मरुस्थल है वो एक तरह से समुद्र का, अगर समुद्र के किनारे की बात की जाए तो अनउपजाऊ ज़मीन है वहाँ पे। बहुत सारा जो इलाका है उसमें उस ज़मीन पर बहुत ज़्यादा जो है वो पैदावार नहीं होती है। अगर वहाँ मैंने खूब देखा घूमकर, तो ये मैंने एक चीज़ ये देखी कि सरकार यदि अनुपजाऊ ज़मीनों को चिन्हित कर उस पर अगर शहर बसाती है तो निश्चित तौर पर देश जो है वो बैलेंस रहेगा। हालांकि जेवर जो एयरपोर्ट है अब वो जनता को समर्पित किया जाएगा। आगे आने वाले समय में वहाँ क्या विशेषताएं होंगी, क्या वहाँ की चुनौतियां होंगी, ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जेवर और उसके आसपास के लोगों को ये एयरपोर्ट मुबारक। देश में एक और एयरपोर्ट बन रहा है। अब ये औद्योगिक नगरी जो बस रही है, इस औद्योगिक नगरी में जो कंपनियां आएंगी उन कंपनियों को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। वहाँ पर कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशंस भी अभी आने लगी हैं। तो वहाँ पे जिस तरीके से अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा बस रहा था, ग्रेटर नोएडा बस रहा था, टाटा और टाटा की तो नहीं, मैं गलत कह गया, यामा, एस्कॉर्ट यामा और डीसीएम डेवू जैसी कंपनियां थी। डीसीएम डेवू का क्या हश्र हुआ, कहीं इस तरीके की परिस्थितियां ना बने। हालांकि इस समय उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है उस सरकार का मनोबल बहुत बड़ा हुआ है, स्ट्रांग है। अपराधियों को कहीं सर नहीं उठाने दिया जाएगा। लेकिन सफ़ेद पोश जो लोग होते हैं उनसे भी चीज़ों को कई बार बचाने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ किस तरीके से सुरक्षा का माहौल पैदा किया जाएगा, ये भी एक चुनौती आने वाले दिनों में रहेगी। इस तरह की घटनाएं जो हैं वो आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। ये राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है, जो विशेषज्ञ मानते हैं वो इस बात को भी मानते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारी चुनौतियां भी इस क्षेत्र में होंगी। जिस तरीके से वहाँ परिवारों की स्थिति आ रही है, शराब गांव-गांव में शराब के ठेके खुल गए हैं। जो युवा है वो युवा क्योंकि उनके पास पैसा आ गया है, वो अपने माता-पिता और परिवार के लोगों क्योंकि किसान जो होता है उसका अपनी ज़मीन से बड़ा लगाव होता है। लेकिन वो परिवार जो है वो विघटन की स्थिति में आ रहे हैं। तो ये सामाजिक ज़िम्मेदारी, सामाजिक दायित्व किनके हैं, इन पर भी चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। और जेवर के एयरपोर्ट मुबारक, ये विकास होता रहे, बस यही कामना। नमस्कार।